नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की जेल में 2 दर्जन से ज़्यादा HIV ग्रसित बंदी और कैदी पाए गए। इसके बाद तरह तरह से सवाल उठा, जेलों की व्यवस्था पर सवाल उठा और इन जो संक्रमित एड्स HIV संक्रमित जो बंदी हैं उनमें एक महिला है और बाकी पुरुष हैं। बहुत सारे सवाल उठे। आज दिन भर इसको लेकर चर्चा होती रही कि भाई ये इतने सारे लोग एक साथ संक्रमित कैसे हो गए। आमतौर पर जब HIV के मरीज सामने आते हैं तो सीधे सीधे लोग इसे सेक्सुअल रिलेशनशिप से जोड़ते हैं। बड़ा सवाल ये है कि जेल में इतने सारे लोग कैसे हो गए। क्या सेक्सुअल रिलेशनशिप इनमें एक वजह है? क्या कोई समलैंगिकता भी कोई बड़ी वजह है, या किसी प्रकार का कोई इलाज किया गया, कोई इंजेक्शन लगाया गया, वो उसकी वजह से ये एड्स फैला? बहुत सारे सवाल हैं और इसी जो ये घटना ही कहेंगे इसको हम, ये जो एक रिपोर्ट आई है उसके बाद हमने मंथन में उत्तर प्रदेश की जेलों की व्यवस्था, उनकी दशा और दिशा और आज बात करने के लिए ये मुद्दा हम लेकर आए हैं कि वास्तव में क्या जेलों में स्थितियां परिस्थितियां ठीक हैं। यही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की कई जेलों में पहले भी HIV एड्स संक्रमित बंदी पाए गए थे। उस वक्त भी इस तरीके के सवाल उठे थे। जेलों में अलग तरीके की सत्ता चलती है, अलग तरीके की व्यवस्था होती है और जेल विभाग पाने के लिए मंत्रियों भी होड़ रहती है। ये बहुत सारे सवाल हैं, इन पर हम चर्चा भी करेंगे। एक्सपर्ट को भी हमने बुलाया है आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जेल सिस्टम को सुधारने के लिए, जेल मैनुअल को सुधारने के लिए बहुत दावे होते हैं। पिछले दिनों जेल मंत्री बाराबंकी में गए थे तो पता चला कि नींबू घोटाला हो गया। घोटाले की खबरें तो बहुत आती हैं, लेकिन ये मामला HIV का है, बेहद खतरनाक, एक विस्फोट जैसा इसे हम मान सकते हैं। ये परिस्थितियों का निर्माण क्यों हुआ, कैसे बंदी संक्रमित हुए और जेलों का सिस्टम क्या सड़ गया है, गल गया है। मंथन में आज इसी पर बात होगी। जेलों में HIV विस्फोट, सिस्टम पर सवाल। जेल में HIV विस्फोट और सिस्टम पर सवाल, आज मंथन का ये विषय है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुख्यधारा के मीडिया के लोग आज अलग अलग तरीके से अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे हैं या करेंगे, लेकिन हमने ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है जेल का, और जिस तरीके से ये HIV का मसला सामने आया, एक भयावह तस्वीर, एक आईना पलट के दिखाया है सिस्टम को कि ये भयावह तस्वीर है। रोज रोज जो दावे प्रतिदावे, ढिंडोरा जो पीटा जाता है, उसकी हकीकत ये है। तिरपाल से ढकने की जरूरत नहीं, सड़ांध को तिरपाल से ढका जा रहा है। ये बड़े सवाल हैं और बहुत सारे और सवाल हैं कि क्या HIV का टेस्ट होता है जब जेल में कोई बंदी जाता है, तो क्या HIV और तमाम तरीके के जो संक्रामक या उस तरीके के जो मर्ज हैं, क्या उन पर टेस्ट होता है कोई? के न्यूज़ आज यही मुद्दा उठा रहा है और बहुत सारे सवालों पर, कसौटी पर हमने कसने की कोशिश की है सिस्टम को, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की निगरानी करना है। अच्छा जो करेगा वो उसको बहुत, अगर इतना अच्छा कर रहा है तो हम इतना दिखाने को अच्छा तैयार हैं। लेकिन सिस्टम की निगरानी करना मीडिया का पहला धर्म है। उस धर्म को निभाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कितना निभा पा रहे हैं ये सुधी दर्शक बताएंगे। लेकिन इस पूरे प्रणाली में एक संशय खड़ा हो गया है, इस सिस्टम पर संशय खड़ा हो गया है। घोटाले, घपले, पतली दाल, नींबू घोटाला, जेलों में हिंसा, ये भी बहुत बड़ा विषय है। पिछले दिनों फरकाबाद में 2 दिनों तक फायरिंग होती रही, कैदी पथराव करते रहे, बंदी पथराव करते, बहुत सारे बवाल की खबरें आई। फिरोजाबाद जेल में इस तरह की घटनाएं हुई। बहुत सारी जेलें हैं, फतेहगढ़ की जेल का हमने जिक्र किया,
तो जेलों का एक तंत्र है, एक सिस्टम है, एक वहाँ अलग राज चलता है। हालांकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब से योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, उन्होंने जेलों के सिस्टम को टाइट करने की कोशिश की है और उन्होंने मुस्कें कसी हैं। जो पहले अपराधी माफिया जो जेलों से साम्राज्य चलाते थे, उसमें अंकुश तो लगा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जेलों के मिलाई का सिस्टम बदला है, वहाँ बातचीत जो कराने वाला सिस्टम बदला है। तो बहुत सारी चीज़ें मेल मिलाई, इन सिस्टम पर निश्चित तौर पर अंकुश लगा है। लेकिन हर चीज़ मुख्यमंत्री तो नहीं देख सकते ना। जेल मंत्री, जेल सेक्रेटरी, डीजी जेल, बहुत सारा तंत्र है और मुझे नहीं लगता ये लोग लखनऊ से निकलते हैं। बहुत इस प्रणाली पर जो पूरा सिस्टम है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की जेलों की स्थिति। जेल दाखिला होने के पहले HIV, हेपेटाइटिस, BC, STD, TB की जांच नहीं होनी चाहिए। जेल में समलैंगिक संबंध बनते हैं, यह सर्वविदित है, तो मरीज बढ़ने की संभावना बढ़ ही जाएगी। जेल में कोई अवैध नशे का इंजेक्शन प्रयोग में लाया गया, किसी मरीज के इलाज में एक ही सिरिंज प्रयोग में लाई गई। जेल में जागरूकता के लिए कोई अभियान चलता है या नहीं, कंडोम या अन्य प्रोटेक्शन की चीजें बांटी जाती हैं या नहीं। यूपी के जेलों में HIV बंदियों के आंकड़े। यूपी की जेलों में 356 से अधिक एड्स के मरीज। रासना, मेरठ, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, अब सहारनपुर में मिले मरीज। सहारनपुर जिला जेल में मिले 23 मरीज। 2018 में गाजियाबाद डासना जेल में मिले थे 27 मरीज। मेरठ जिले जेल में मिले थे 10 मरीज। गोरखपुर जेल में भी मिले थे 24 मरीज। यूपी की जेल में कैदी बंदियों की संख्या। यूपी की जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी बंदी। यूपी की जेलों में करीब 1,14,000 कैदी बंदी। यूपी की जेलों कैदी बंदी की क्षमता करीब 70,000। यूपी की जेलों में करीब 30,000 सयाफ्ता कैदी। यूपी की जेलों में 12,000 कैदियों को आजीवन कारावास। उत्तर प्रदेश की जेलों की स्थिति को भी आपने देखा और के न्यूज ने जो सवाल उठाए हैं वो बड़े मौजूद सवाल हैं, बहुत मौजूद सवाल हैं। जब इस सुबह आज खबर आई तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी शांतनु त्रिपाठी से जब इस विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि इस पर बहुत सारे सवाल हैं। अगर आज हम उसका सिरा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जेलों में सेक्सुअल रिलेशनशिप बना या सिरिंज से एड्स फैला या ये पहले से संक्रमित थे, तो इसकी पुष्टि कौन करेगा? पुष्टि तो तभी होगी ना जब जेल में बंदी दाखिल हो तो विभिन्न प्रकार की जांचें हों, उनके हेल्थ सिस्टम को देखा जाए, तभी पता चलेगा। तो मुझे तो नहीं लगता है कि भले ही जेल मैनुअल में ये व्यवस्था हो, मेडिकल की व्यवस्था है, लेकिन उस मेडिकल की व्यवस्था है कि जब पुलिस कुटाई करके भेजती है कस के, तो जेल का प्रशासन नहीं लेता है, क्योंकि अगर बंदी जेल में मर गया तो तुहमत जेल के सिर आती है। उस स्थिति में डॉक्टरी होती है चोटों की। जहाँ तक मैं जानता हूँ, स्वास्थ्य परीक्षण करके या इस तरह के टेस्ट करके अगर बंदी लेने की व्यवस्था हो तो मुझे लगता है इस तरीके की समस्याओं का आसानी से पता लगाया जा सकता है। अब ये सारी स्थितियाँ यूपी की जेलों की हैं, बंदियों की स्थितियाँ उनके हेल्थ सिस्टम को लेकर है, लेकिन ये मकड़ जाल है। इस मकड़ जाल को जरा समझने की जरूरत है। जेल में एड्स रोगियों की पहचान के बाद सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि आखिर जेल में यह संक्रमण फैला कैसे। एड्स छूने से नहीं फैलता, एड्स बात करने से नहीं फैलता, एड्स फैलता है तो एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद। जेल सूत्रों के मुताबिक जेल में HIV बाहर से आता है और धीरे धीरे पूरी जेल में फैल जाता है। पता तब चलता है जब कैदियों की जांच कराई जाती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। जेल में रूटीन जो उनके कैंप्स लगते हैं उसी में उन्होंने कैंप लगाया था जून में, ये 4 दिन के लिए। तो उसमें से 24 लोग जो हैं वो रिएक्टिव पाए गए हैं, उसमें से एक महिला है।
23 पुरुष हैं। सर क्या उपचार किस तरह से? उपचार हमारे यहाँ कंप्लीट ट्रीटमेंट है उसका, ART सेंटर है जिला अस्पताल पे, तो उनको पूरा जो है सारी मेडिसिन वगैरह देकर उनको कंप्लीट ट्रीटमेंट उनका कराया जाएगा। जेल में अव्यवस्थाओं की यह पहली और आखिरी खबर नहीं है। यूपी की जेलों में पहले से अपनी क्षमताओं से ज्यादा बंदी बंद है। ऐसे में यदि एड्स का संक्रमण फैल जाता है तो क्या होगा? ध्यान रहे कि प्रत्येक जेल में डॉक्टर के साथ पैरामेडिकल का स्टाफ नियुक्त रहता है। सूबे की योगी सरकार यूपी में 10 नए जेलों का सृजन करवा रही है। नए जेल बन जाने के बाद समस्या के कम होने की उम्मीद है, लेकिन मौजूदा समय में जब एक और कोरोना तेजी से वापस आ रहा है, ऐसे में HIV के जेलों में फैलने की खबर ने तूफान मचा दिया है। हमारे साथ सीनियर IAS ऑफिसर RM श्रीवास्तव साहब, पूर्व सीनियर IAS ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। महत्वपूर्ण विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर ये रहे हैं। सर ये क्या है सर, ये पूरा सिनेरियो? यह सब शिथिल पर्यवेक्षण और भ्रष्टाचार का नतीजा है। पहले जेल विभाग केवल जेल के अधिकारियों के सुपुर्द रहता था और मात्र एक IAS अधिकारी पर्यवेक्षण के लिए था। उनको कोई पर्याप्त अनुभव भी नहीं होता था कैदियों के नियंत्रण के बारे में। जब वहाँ पर शिकायतें बहुत बढ़ गईं तो फिर यह सोचा गया कि इनका पर्यवेक्षण, इनका नियंत्रण IPS अधिकारियों के हाथ में दिया जाए। लेकिन IPS अधिकारी भी मात्र इक्का दुक्का ही जाते रहे और उनके लिए संभव नहीं था कि वह निकट पर्यवेक्षण कर सकें। यहाँ पर यह भी है कि जेल अधिकारियों को दबंग कैदी, जो दुर्दान प्रकार के अपराधी होते हैं, डराते धमकाते हैं, अपने दबाव में लेते हैं। तो शिथिल पर्यवेक्षण, भ्रष्टाचार और डर, ये तीनों कारण है जिसकी वजह से जेल के भीतर भी बड़े पैमाने पर अनियमितताएं व्याप्त हैं। सर HIV है, कोरोना नहीं है जो छूने से या संपर्क में उस तरीके से टच करने से पहले। HIV जब तक आप संपर्क नहीं करते तब तक वो आगे नहीं बढ़ता, आगे पास ऑन नहीं होता है। तो क्या ये माना जाए कि जेल में यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कैदी एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी हाँ, बड़ी आम बात है, क्योंकि जो दबंग कैदी हैं वहाँ पर ये ऐसा अक्सर होता है। और आपने चलचित्रों में भी इसी प्रकार का विवरण देखा होगा कि इस प्रकार की चीज़ें बड़ी आम बात हैं। क्योंकि सभी कैदी अपने परिवारों से बहुत दूर रहते हैं, लंबे समय तक दूर रहते हैं, तो कुछ होता नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें आम बात है। यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि सहारनपुर के निकट ही वहाँ पर विगत दिनों एक दुर्दांत अपराधी, एक माफिया डॉन की हत्या हुई थी आग्नेय अस्त्र द्वारा। तो जब आग्नेय अस्त्र जेल के भीतर पहुँच सकता है, यहाँ पर श्री RK सचान, पूर्व डिप्टी CMO, उनके बारे में भी माना गया है कि उनकी हत्या हुई है। तो जेल के भीतर जब हत्या हो सकती है, आग्नेय अस्त्र द्वारा हत्या हो सकती है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस प्रकार की चीज़ हो। यह चीज़ होती रहती है। सर एक महिला पाई गई है और 25 कैदी हैं, 25 पुरुष कैदी हैं। तो क्या हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सब उसके साथ संपर्क में आए थे? क्या हुआ होगा? जी हाँ, यह कोई बहुत अनहोनी नहीं है। क्योंकि जब जेल में भर्ती के समय मेडिकल परीक्षण होता है और उस समय एड्स नहीं थी, किसी का एड्स का इतिहास नहीं है, तो यह तार्किक है कि ऐसी चीज़ जेल के भीतर ही हुई है और यह सब मिली भगत से ही संभव है, अपने आप संभव तो है ही नहीं। बड़ा सवाल यही है कि आखिर उत्तर प्रदेश की जेलें कब सुरक्षित होंगी और इस तरीके की खबरें जेलों से आना कब बंद होंगी। लखनऊ में कैमरा पर्सन बलराम के साथ के न्यूज़ के लिए शबी हैदर। जेलों पर सवाल। उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव गृह RM श्रीवास्तव साहब ने भी साफ श्रीवास्तव जी की एक बात मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से कभी उनसे नहीं मिला, लेकिन उनकी एक बात बहुत मुझे पसंद है कि बहुत साफ बात करते हैं वो। और जहाँ तक उनके बारे में जानकारी है कि जब वो पद पर थे वो साफ काम भी करते थे, साफ बात भी करते थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जेलों में स्वचालित हथियार पहुंच जाते हैं, मुन्ना बजरंगी जैसे लोगों की हत्या हो जाती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं,
इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, बबलू श्रीवास्तव वहाँ से माफिया राज चलाता है, मुख्तार अंसारी कभी माफिया राज चलाता है, जेलों में जब सारी सुविधाएं हैं, खान पान, ऐशो आराम, अयासी, तो जेल में सेक्सुअल रिलेशनशिप क्यों नहीं हो सकती? ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि बड़ा अजूबा है। और वो कह रहे हैं कि भाई जब जेल में बंदी जाता है तो जांचें होती हैं, उस वक्त तो कोई हिस्ट्री किसी की थी नहीं, चाहे महिला हो या पुरुष। तो ये सब सारी चीज़ें कहाँ आई? ये एक बिंदु है। लेकिन ओवरऑल जेलों में एक मकड़ जाल है और उस मकड़ जाल को कुछ हद तक तोड़ने की कोशिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। लेकिन जो श्रीवास्तव साहब इस बात को कह रहे हैं कि भाई जो निकट पर्यवेक्षण है, जेल डिपार्टमेंट में जाने के बाद आईपीएस अफसर भी अपने आप को नेगलेक्ट समझता है, वो सोचता है कि भाई कहाँ डाल दिया गया। तो मुझे लगता है पूरी पोस्टिंग के दौरान, तैनाती के दौरान, जब भी 2, 4, 5, 8 महीने, साल भर रहते हों, शायद ही किसी जेल का वो निरीक्षण करते हों। हाँ, रेगुलर डीएम और जिला जज के बारे में है कि वो परीक्षण वहाँ अचानक छापा मारी, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें इस तरह की कभी निकल कर आती हैं। लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है और आज इस पर हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। हमारे साथ आरएम श्रीवास्तव साहब सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं। श्रीवास्तव साहब, बहुत स्वागत, बहुत आभार और बहुत आपका धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को और हमें समय दिया। साथ ही हमारे सहयोगी अभी जुड़ेंगे, सभी हैदर जुड़ेंगे, सजाद अंजुम संवाददाता सहारनपुर से जुड़ेंगे और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक सोनकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनकर जी, आपका भी स्वागत। सभी हैदर भी हम दिख रहे हैं, सभी हैदर भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कांग्रेस से पंकज तिवारी जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी से दीपक जी आ चुके हैं। श्रीवास्तव जी को हमने अभी सुना, हमारे सहयोगी सभी हैदर ने उनसे बातचीत की थी और वो सीधे लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी, ये वास्तव में जेलों में ये जो मकड़ जाल पनपता कैसे है? क्या इसका संपर्क, क्योंकि हम देखते हैं कि जेल का जो महकमा है, मंत्रिमंडल में ये रहता है कि भाई जेल मिल जाए, ये यूं कहें क्या बड़ी दुधारू गाय है। जेलों में एक अलग तरीके का सिस्टम चलता है, क्योंकि जो जेलों का सिस्टम है वो समाज में भी प्रभावी होता है, क्योंकि जो माफिया बंद रहते हैं जेल में या बदमाश बंद रहते हैं, वो जेलों के अंदर से सिस्टम चलाया करते हैं, उसका असर सामाजिक असर भी है। लेकिन आपने कहा कि निकट पर्यवेक्षण ना होने के कारण, चूंकि आप प्रमुख सचिव गृह भी रहे और बहुत वर्षों तक चीज़ों को देखा है, तो इस तरीके का सिस्टम जो पनपता है उसका मूल कारण क्या है? श्रीवास्तव जी। हाँ, अच्छा, आप मुझसे करें। देखिए साहब, ऐसा है कि एक तो न्यायिक तंत्र की विफलता है। इतने ढेर सारे ऐसे विचाराधीन बंदी रहते हैं, उनके पास कुछ करने को तो रहता नहीं, तो आपस में वो यही सब करते रहते हैं। वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं जेल के भीतर, प्रभावशाली भी होते हैं, पैसे वाले भी होते हैं, तो उसका बड़ा आसान उपयोग कर लेते हैं कि भैया पैसा लेके मुझे ये सुविधा दे दो, नहीं तो बाहर रहते हो तुम, तुम्हारे घर वाले बाहर जाते रहते हैं, उनसे हम निपट लेंगे। ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही प्रभावशाली होती है और निकट पर्यवेक्षण के अभाव में, सुरक्षा के अभाव में ये चीज बड़ी आसानी से हो जाती है। न्यायिक तंत्र में केवल उनके मामले में केवल तारीख पर तारीख मिलती है, ज्यादा कुछ होता नहीं है। एक माननीय मंत्री जी तो सालों गोरखपुर जेल में रहे थे, उनके मामले में तारीख पर तारीख ही मिलती रही थी, जानबूझ के मिली भगत थी, तारीख पर तारीख मिलती रही थी। वे गोरखपुर में ही रह के अपना साम्राज्य जेल से चलाते थे, अस्पताल नियमित रूप से जाते थे। डॉक्टर साहबानों का कहना था कि साहब इनको कोई बीमारी नहीं, हम देखें क्या। तो इसी प्रकार के लोगों द्वारा पूरे जेल तंत्र को पंगु कर दिया जाता है। जब आदमी जेलर देखता है या जेल वाले देखते हैं कि वैसे तो कुछ होना नहीं है, तो वो आसान रास्ता भ्रष्टाचार का पकड़ लेते हैं, जिससे वो भी खुश रहते हैं और इसी प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। सभी हैदर जी, श्रीवास्तव जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बताई, एक उदाहरण भी दिया कि भाई इस तरीके के लोग जेलों के अंदर रहते हैं। हालांकि
मुख्तार अंसारी कहीं चले जाते हैं, अतीक को कहीं प्रदेश बदर कर दिया जाता है। लेकिन केवल यही 2 अपराधी नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम और आप जानते नहीं हैं और उनका तंत्र बड़ा ज़बरदस्त होता है। श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि भाई जेल में अगर हत्या हो सकती है तो फिर क्या नहीं हो सकता, जेल में तो सारी सुविधाएं हैं। तो ये जो तंत्र है सभी, ये तंत्र का ऐसा तो है नहीं कि भाई मंत्री को पता नहीं होगा, जो पर्यवेक्षण जो अधिकारी हैं उनको नहीं पता होगा। ऐसा तो है नहीं कि इतने अधिकारी, मुझे नहीं लगता कि इतने उनको कोई ज्ञान नहीं होगा क्योंकि पढ़ लिख कर आते हैं। आईपीएस और आईएएस बनना इतना आसान काम तो नहीं है। सभी बिल्कुल, देखिए अगर हम, जैसा श्रीवास्तव जी ने कहा कि जेल का अपना एक तंत्र है, जेल की अपनी इकोनॉमिक्स है, जेल का अपना अर्थशास्त्र है, जेल में आपको हर सुविधा मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको कीमत ज़्यादा जो है वो पे करनी होती है। तो जैसा हमने सीधे तौर के ऊपर, अगर हमने थोड़ी देर पहले जो बातचीत की थी उसमें सीधे तौर पर यही सवाल था कि क्या यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वहाँ पर इस तरीके की जो हैं वो चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, हम लोगों ने तो जेल के बाहर बहुत सारी चीज़ों को देखा है, और कभी अगर मौका मिला है जेल के अंदर जाने का तो वहाँ पर भी जेल की इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर जो बात है वो सर यही है कि पैसा फेंको, तमाशा देखो, चाहे डासना का जेल हो, चाहे वो लखनऊ जेल हो, चाहे वो सहारनपुर का जेल हो, चाहे वो बाराबंकी का जेल हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी का जेल हो, वहाँ पर जिसकी सौगात, जिसकी जो हैसियत है उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट मिलता है। WT बेटिकट यात्री करे जो पकड़े जाते हैं उनके लिए अलग काम करने की व्यवस्था और अलग तरीके का लाइफ होती है, और जो हत्या बलात्कार कर आता है उसके लिए जो है वो अलग सिस्टम और अलग जो है वो सारी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिलाकर जैसे ऐन है, हम एक कहावत है, वैसे ही गैन है। तो यहाँ पर आपने जैसा बताया कि सरकार में जेलों की जो सुविधाएं हैं उस पर जो सिस्टम था, माफ़ किएगा, उन सिस्टम को सुधार आया है, सुधार आने की काफ़ी गुंजाइश है। नई 10 जेलें जो हैं वो बन रही हैं उत्तर प्रदेश में। जेलों में जो दूसरी सारी कैदियों के लिए जो अन्य सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराया जा रहा है, आरओ का पानी की बात है या दूसरी सारी चीज़ें हैं जो उनके बेसिक मूलभूत अधिकार हैं। लेकिन जो जेलों का तंत्र है, जो जेलों की इकोनॉमिक्स है, अभी वो जस की तस बनी हुई है, और ऐसा कोई संभावना नहीं दिखाई देती कि उसको ऊपर अंकुश लगाया जा सके। चरस, गांजा, अफीम से लेकर मोबाइल फ़ोन पर बात करना, रंगदारी देना, मिलान के दौरान जो है वो ज़्यादा समय पर बात करना, VIP मिलान जैसी चीज़ें, खाने में मनपसंद चीज़ें जो हैं वो खाना, वो सारी चीज़ें जो हैं जस की तस जारी हैं, जस की तस बदस्तूर जारी हैं। हाँ, इन सारी चीज़ों के ऊपर जब तक जो है वो अंकुश नहीं लगेगा, जब तक इसकी जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो जेलों से इस तरीके की खबरें आती जो सुनना है उसको मिलती रहेंगी। ये HIV की खबर सर बहुत महत्वपूर्ण खबर है, संक्रामक रोग है, और कौन किसके संपर्क में आता है, कौन सारी चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। एक बार फिर हम किसी ख़तरनाक मुहाने पर पहुँचें, एक बार फिर ये बोतल का जिन बाहर निकले, क्योंकि हमने उस दौर को देखा है। फ़िलहाल इस वक्त कोरोना की बात अगर हम कर रहे हैं, कोरोना हमारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम डायरिया और HIV जैसे जो दूसरे मरज़ हैं हम उनको भूल जाएँ और उनके प्रति सतर्क ना रहें। अभी शुरुआत हुई है खबरों की इस तरीके की, हालांकि अगर जांच कराई जाए और सारी चीज़ों के ऊपर अगर अमल किया जाए तो हो सकता है आंकड़ा चौंकाने वाला हो, आंकड़ा बेहद ख़तरनाक हो। लेकिन फिर भी अगर हमें ईमानदारी से इन सारी चीज़ों को वहीं पर दफन करना होगा, वहीं पर हमें इसको जो है वो रोकना होगा, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और एक बार फिर हमारे पास एक जो विस्फोट हो वो HIV का विस्फोट हो, और फिर हम कहीं मुंह दिखाने के लायक ना बचें, किसी प्रकार की कोई बात करने के लायक ना बचें। ठीक बात है, ठीक सभी, बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत देर ना हो जाए। सभी हैदर इस बात को कह रहे हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, अब एक ब्रेक पर हमें जाने का इशारा हो रहा है, और जब हम ब्रेक पर जाएंगे और जब वापस आएंगे तो दीपक सोनकर से बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुछ सवाल हैं मेरे मन में भी और कुछ इस चर्चा में भी अभी सवाल उठे हैं, उन पर दीपक से जवाब लेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। दौर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं। जैसे सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। सर्वकॉम रखे सब कंट्रोल में। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक पर जाने से पहले आपने इस बिंदु पर पूर्व प्रमुख सचिव गृह RM श्रीवास्तव साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी हो सकता है जेलों में, ऐसा नहीं है। जेल में हत्या हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है, यह संभव नहीं है कि वहाँ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बन सकता है। दीपक सोनकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हमारे साथ। दीपक जी, ये जेलों में सुधार के लिए आपकी सरकार ने एक कदम जरूर बढ़ाया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जब अब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात आती कि भाई सिस्टम टाइट है और उसके एवज में कुछ ज़्यादा वसूली लोग कर लेते हैं। ये सिस्टम कैसे सुधरेगा? ये तो बहुत बड़ी घटना है, बहुत भयानक घटना है कि भाई 24-25 लोग, इसमें एक महिला भी है, एक जेल के अंदर HIV संक्रमित पाए जाते हैं, और उसके बाद अभी तक वहाँ का जेल प्रशासन, उत्तर प्रदेश का जेल प्रशासन, उत्तर प्रदेश के DG जेल, कोई भी ये बताने को अब तक सक्षम नहीं हो पाया है। डॉक्टर साहब ने, CMO ने तो बता दिया कि जांच में ये पाया गया, लेकिन अभी तक जेल प्रशासन की तरफ से ये नहीं बताया गया कि ये जो एड्स फैला जेल के अंदर, इसका कारण क्या था? सेक्सुअल रिलेशनशिप थी या किसी इंजेक्शन से फैला? कैसे फैला? दीपक जी देखिए, जिस तरीके से आपने अगर जेलों की व्यवस्था की बात करी है, तो हमें भी ध्यान में आता है कि किस तरीके से जेलों के अंदर एक मकड़ा जाल फैला हुआ था। आपने अपनी चर्चा में कहा भी, बहुत सारे सीनियर लोग इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, मैंने भी इस चर्चा में सुना कि किस तरीके से उस मकड़ा जाल फैला हुआ था। उस मकड़ा जाल को खत्म करने का काम किया गया है। कैसे किस तरीके की रुपयों को खत्म करने का काम किया गया है, कैसे वहां की व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन हो, कैदियों की शिक्षा से लेकर के उनके खान पान से लेकर के उनके स्वच्छ पानी तक की व्यवस्था ठीक प्रकार से करी जाए, ऐसी की भी चिंता करी गई है। इसके साथ साथ अगर मैं बात सहारनपुर की घटना की करता हूं, तो जिस तरीके से ये व्यवस्था है, तो मुझे भी ये जानकारी में आ रहा है कि हर जिले में ये व्यवस्था रहती है कि कैदी जब भी अपने किसी घटना में जब होता है तो जिला कारागार में अगर जाता है तो उसका एक प्रैक्टिकल माने एक टेस्ट स्वास्थ्य परीक्षण भी होता है। और जिस रूप से स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद गया था और वह कैदी वहां पर पहुंचते हैं। और जहां तक की बात अगर सहारनपुर में जिला कारागार की बात अगर करते हैं, तो जहां पर 22 कैदी अगर इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं, तो अगर वही जो कैंप लगाया गया था स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जो 15 तारीख से 21 तारीख तक कैंप लगाया गया था, और 9 कैदी उसमें 5 महीने से पहले से ही उस जिला कारागार में 9 ऐसे पेशेंट थे जो HIV पॉजिटिव थे।
और जब कैंप लगा करके उनकी जांच करेंगे, उनके अस्तित्व मानने के लिए कि किस तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं, उसकी जांच की प्रक्रिया, एक शिविर लगाया गया, तो ऐसे गंभीर बीमारियों से लेकर के कैदी निकल करके आए, तो निश्चित रूप से अगर कोई कैदी ऐसी दोषी में जांच में आया है तो उसकी इलाज की व्यवस्था करी जा रही है। ART के सेंटर के माध्यम से उनकी समुचित व्यवस्था के साथ उनका इलाज हो सके, उनके परिवार के ऐसे लोगों के भी टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से लगातार हमको देखने को मिलता है कि जिस इलाकार की बात हम लोग कर रहे हैं तो 2100 से ज्यादा वहां पर कैदी हैं, तो लगातार उनकी कैदियों की आने जाने की प्रक्रिया भी होती है। कुछ कैदी आते हैं, कुछ कैदी जमानत के रूप में बाहर जाते हैं, तो ये संक्रमित चीजों को लगातार बढ़ता है। हाँ, निश्चित रूप से कहीं एक ये कोरोना तो है नहीं दीपक जी, ये कोरोना तो है नहीं कि हाथ मिलाने से हो जाएगा। ये तो इंजेक्शन या तो अंदर गया है या कुछ और हुआ है जिसे हम सेक्सुअल रिलेशनशिप कहते हैं। दो ही चीजों से संक्रमण हो सकता है। तीसरी बात, अभी बहुत वरिष्ठ पत्रकार और वर्षों से जेलों को रिपोर्ट कर रहे राजेश यादव जी जुड़ गए हैं, अभी राजेश जी से भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये मेरा सवाल है कि भाई ये कारण तो बताओ दीपक जी। जी, मैं कह रहा हूं, मैं ये बात बिल्कुल आपको निश्चित रूप से मान रहा हूं कि कहीं ना कहीं अगर कोई चूक ऐसी आई है तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार में जैसे ही देश का भरोसा, उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर है। ऐसा कोई भी दोषी अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, उस पर कार्रवाई करने का काम किया गया, तो निश्चित रूप से इसकी भी जांच कराई जाएगी और जांच करा करके जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करी जाएगी। ठीक बात है दीपक भाई। अब मोदी जी और योगी जी जेलों जाएंगे तो बहुत सारे काम है। मोदी जी के पास तो पूरी दुनिया भर में दौरे करने हैं और योगी जी के पास पूरे उत्तर प्रदेश है। ये जेल मंत्री, ये जेल का सेक्रेटरी, ये DG जेल, ये कहाँ है? इनको निकालना पड़ेगा, तब इस तरह की व्यवस्थाओं में सुधार होगा। निश्चित तौर पर शायद सभी सहमत होंगे कि मुख्यमंत्री ने जो सख्ती की है जेलों में, उसमें निश्चित तौर पर इसमें उसका असर हुआ है। लेकिन इस तरह की चीजें इसी सरकार के दौरान अगर जेल में हत्या भी हो जाती है तो RM श्रीवास्तव साहब भी ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर अग्नेयास्त्र चला जाता है, बंदी की हत्या हो जाती है तो फिर कुछ भी हो सकता, फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप क्यों नहीं हो सकती। राजेश यादव जी के पास आएंगे। राजेश जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज़ पर। बहुत वर्षों से जेलों के मकड़जाल व्यवस्था और तमाम आपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स रखी हैं जनता के सामने। इस तरीके की जो परिस्थितियों का निर्माण होता है जेलों में, वो किस प्रकार से होता है और क्या जेलों का जो मकड़जाल है, तंत्र है, खाली माफिया नहीं कि मुख्तार को दिल्ली भेज दो और अतीक को गुजरात भेज दो, इससे खाली काम नहीं चलने वाला। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारा आप नहीं जानते। आप तो जानते होंगे राजेश जी, बहुत दिनों से जेल की रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, लेकिन हम और सभी हैदर कतई नहीं जानते। श्रीवास्तव जी भी जानते होंगे चूंकि बहुत अनुभवी हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें वहाँ पनप रही हैं, एक तंत्र है, एक आर्थिक तंत्र है, उस पर जरा प्रकाश डालिए। और इस तरह की घटनाएं, HIV संक्रमण, एक भयानक विस्फोट हुआ है सहारनपुर की जेल में। HIV पॉजिटिव मरीजों के मिलने की, तो HIV पॉजिटिव मरीज कोई पहली बार जेल में नहीं मिले। जेल में जो है लगातार, जब आप देखिए जैसे ही मेडिकल कैंप लगाया जाता है तो जेलों में एक प्रॉपर चेकिंग होती है। उस चेकिंग में ऐसा नहीं है कि HIV पॉजिटिव मरीज नहीं है, HIV पॉजिटिव मरीज मिलते हैं। आज भी मेरी सहारनपुर की जेल सुप्रिंटेंडेंट से बात हुई तो उनसे मैंने ये सवाल किया कि HIV आखिर एड्स का संक्रमण आपकी जेल के अंदर प्रवेश कैसे किया गया। तब उन्होंने हमें ये बताया कि ऐसा है कि HIV संक्रमित बंदी जो है, ठीक है, बाहर से आया, कप्तान साहब ने निर्देश दिया कि सभी बच्चों, हम लोग जब जेल के अंदर किसी भी बंदी की आमद करते हैं तो पहले उसका मेडिकल चेकअप कराते हैं। मेडिकल चेकअप के दौरान अगर मान लीजिए कि कोई सिम्टम्स, कोई भी चीज है, अगर मान लीजिए कि कोरोना ही है, कोरोना के कुछ संक्रमण आपके अंदर पहले से हैं और चेकअप के बाद वो प्रूफ हुआ कि आपका कोरोना है, उसी तरीके से HIV भी हुआ। उनका ये कहना है कि HIV आया है बाहर से, ये हम नहीं इनकार कर रहे हैं कि HIV नहीं आया है, लेकिन HIV के जो
कॉज बताए जा रहे हैं कि वो जेल के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज से जो है HIV पॉजिटिव हुआ नहीं, बंदी। एक पॉसिबिलिटी कही जा रही, बाकी ये किसी ने नहीं कहा। मुझे लगता लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई कहीं से कोई सिरिंज का संक्रमण हो सकता है, किसी और तरीके से संक्रमण हो सकता है। ये छूने से तो नहीं होता राजेश जी ना। ये बात उन्होंने मानी कि सिरिंज के वजह से भी ये संक्रमण हो सकता है। सिरिंज का यूज जो किया जाता है वो सिरिंज कई बार रिपीट होती है, उस संक्रमण से भी जो है HIV पॉजिटिव हो सकता है मरीज। ये जरूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल एबिलिटी से ही वो HIV पॉजिटिव होगा। सिरिंज के गलत इस्तेमाल से भी HIV संक्रमण लोगों में पैदा हो जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा मानना है उनके चिकित्सकों का और जेल सुप्रिंटेंडेंट का। ठीक बात है, वो तो खैर जाहिर सी बात है कि वो एक पक्षीय है। RM श्रीवास्तव साहब, राजेश यादव जेल सुप्रिंटेंडेंट को कोट करके बता रहे हैं कि भाई वो उनसे आज बात भी हुई और वो कह रहे हैं कि भाई कहीं से संक्रमण आ सकता है, सिरिंज का प्रयोग हो सकता है, एक सिरिंज 2 बार प्रयोग की जा सकती, तो ये भी बहुत बड़ा अपराध है। भाई आप एड्स का संक्रमण बढ़ा रहे हैं। अगर ठीक है सेक्सुअल रिलेशनशिप जेल के अंदर होती है नहीं होती, इसको रूल्ड आउट करते हैं, मान लेते हैं कि नहीं हुआ, लेकिन क्या एक सिरिंज 3 बार लगा के एड्स फैलाने का दोषी वहां का जेल का प्रशासन नहीं है और ये अधिकारी नहीं है? श्रीवास्तव जी देखिए साहब, ऐसा है कि ये कथन जो जेल सुपरिटेंडेंट साहब का है ये विश्वसनीय नहीं है। एड्स ऐसी बीमारी है कि उसके लक्षण हफ्ते 10 दिन में दिखाई देने लगते हैं। अगर मरीज छिपा भी रहा होता है तो भी वो लक्षण सामने आ जाते हैं। वो बार बार बीमार पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मेडिकल कैंप में कोई टीबी की तरह है कि जब मेडिकल कैंप लगेगा तभी टीबी पकड़ में आएगी। नहीं, जो HIV का मरीज होता है वो बार बार बीमार पड़ता है, लगातार बीमार पड़ता है और तुरंत उसी समय पकड़ में आता है। जांच हो रही होती है तो पूछा जाता है कि तुम्हें पहले से भाई हाई ब्लड प्रेशर या तुम्हें कोई डायबिटीज इस तरह की चीजें तो नहीं है। देखिए ना, जब VIP कैदी होता है तो वो जेल के अंदर थोड़ा जाता है, वो सीधे जेल के अस्पताल में जाता है। क्यों? क्योंकि वो पहले बता देता है कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है साहब। ठीक है, तो इसलिए ये कहना कि भाई HIV तो बाहर से आएगा ही, जेल के अंदर तो पैदा होता नहीं, आएगा तो बाहर ही से। लेकिन सवाल इस बात का है कि कैंप में ही क्यों पकड़ में आया, और वो भी 26 मरीज एक साथ ही। अरे एक मरीज 2 मरीज बीच बीच में बीमार तो पड़ते। दूसरी बात, अब खत्म हो गया है सिरिंजों का जो रीयूजेबल सिरिंज होती थी, अब हर जगह डिस्पोजेबल सिरिंज होती है। इसके लिए बड़ा बजट दिया जाता है, जेल में भी दिया जाता है। और जो डिस्पोजेबल सिरिंज, मान लेते हैं कि सिरिंज बार बार उपयोग हुई, तो 1 बार हुई, 2 बार हुई, 5 बार हुई, लेकिन 26 लोगों को एक साथ हुई, यह जरा अविश्वसनीय है। ये कोई भी डिस्पोजेबल सिरिंज 26 बार प्रयोग हो ही नहीं सकती। और रीयूजेबल सिरिंज का प्रचलन अब बंद हो गया है, कहीं किसी दुकान में मिलेगी भी नहीं, बनना ही बंद हो गया है, क्योंकि डिस्पोजेबल सिरिंज अब हर जगह आती है। तो इसलिए इस बात की संभावना कि एक ही सिरिंज के बार बार प्रयोग से एड्स फैल गया, यह नगण्य है। ये लोगों को, किसी को ऐसी बीमारी नहीं हुई कि उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हुआ हो। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनसे कोई कैंप नहीं लगा कि उनसे ब्लड डोनेशन लिया गया। तो कहा जाता है कि साहब जेलों में कैदियों की शिक्षा हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा इससे कोई गारंटी थोड़ा है कि वो उसका दुरुपयोग न करें। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उस शिक्षा से और खान पान से और अच्छे पानी से उनका नैतिक मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए या तो सीधे सीधे ये जेल वालों की ही अकर्मण्यता है, उनका शिथिल पर्यवेक्षण है, उनका भ्रष्टाचार है, उनको सजा मिलनी ही चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। सभी हदर जी, श्रीवास्तव जी ने बिल्कुल सार सार गहिले थोथा दे उड़ाए, बिहारी जी वाली बात कह दी उन्होंने कि भाई ये जो सुपरिटेंडेंट हैं ये राजेश यादव जी से झूठ बोल रहे हैं, ये श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। जेलों में बहुत ज़बरदस्त मकड़ जाल है, और चूंकि इतना बड़ी घटना है, अगर अभी जेल अधीक्षक सस्पेंड हो जाते और एक जांच कमेटी बनती, जो कि मुझे लगता कि बनी होगी, लेकिन जो स्थितियां और परिस्थितियां जो बन रही हैं
उसके मुताबिक तो ये बहुत भयावह स्थिति है और जिम्मेदारी एक दूसरे पे शिफ्ट कर रहे हैं। वो तो ऐसा शिफ्ट कर रहे हैं, बाहर से आया होगा, यहाँ फैल गया होगा, ऐसा हो गया होगा। ये तो बहुत कच्ची बात है सभी। बिल्कुल सर, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर आप एक यूजेबल सिरिंज को, नॉन यूजेबल सिरिंज को दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हो तो सीधे उसकी हत्या कर दो, सीधे उसका मर्डर कर दो। ये तो मौत देने वाली बात हुई सर, असंभव सी बात है। जैसा श्रीवास्तव जी ने बताया कि डिस्पोजेबल सिरिंज है, 4 से 5 रुपए की सिरिंज एक फुटकर में मिलती है, और अगर आप थोक में हजारों की तादाद में लेंगे तो एक सिरिंज की कॉस्ट 1 रुपए से 2 रुपए के बीच में आती है। उस सिरिंज का इस्तेमाल होता है इंजेक्शन और दूसरी सारी चीज़ों के लिए। यकीनी तौर पर इसमें एक महिला है जो पकड़ में आई है और ढेर सारे जो पुरुष कैदी हैं वो उसकी जद में आए हैं। तो साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भ्रष्टाचार के जरिए लोग एक दूसरे के संपर्क में आए हैं और ये बम फूटा है। कहीं ना कहीं देखिए, जेल सूत्र होते हैं, अंदर की इकोनॉमिक्स होती हैं, साहब तक बात पहुंचाने वाले लोग होते हैं, कन्फ्यूसिए लोग होते हैं, फिर वो धीरे धीरे बातें जो है मरमरिंग हुई, बैरक से निकलकर जो है वो लॉबी तक आई, लॉबी से निकलकर मेन गेट तक आई, मेन गेट से निकलकर साहब के कमरे तक आई, साहब को पता चला, कैंप लगाकर जांच कराई गई, तो उसके बाद फिर इस तरीके की बात सामने आई है। निश्चित तौर पर इस पे एक बड़ी कार्रवाई बनती है और इसकी जांच होनी चाहिए। पूरे जितने भी जेल हैं जहां पर जितने कैदी हैं उन सब की जांच होना चाहिए। एड्स के ऊपर जो अवेयरनेस प्रोग्राम पहले चलते थे उस तरीके के प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से युग बदला है, जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, जिस तरीके से पहले बाजार उतना खुला नहीं था, आज सभी आपको रोक रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत अभिनंदन के न्यूज पर आपका। सुरेंद्र जी, सहारनपुर की जेल में बहुत बड़ी संख्या में HIV पॉजिटिव बंदी और कैदी निकले हैं। जेलों को लगातार सुधारने की बात मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं और लगातार जेल मंत्री भी दबिश दे रहे हैं। कहीं नींबू घोटाला वो पकड़ते हैं, कहीं पतली दाल पकड़ते हैं, लेकिन ये तो एक अजब तरीके का मामला है, उसमें एक महिला भी है। अब अभी ये बात हो रही थी कि जेल सुपरिटेंडेंट साहब कह रहे हैं कि भाई बाहर से आ गया होगा या हो सकता है सिरिंज से हो गया हो। सेक्सुअल ट्रांसमिशन तो जेल के अंदर संभव ही नहीं है। सुरेंद्र जी। दुर्गेश भाई, बहुत शुक्रिया। देखिए, 2 बातें बड़ी स्पष्ट है। पहली बात है जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। आप वहाँ नींबू घोटाला पकड़ने जाते हैं, आप वहाँ दाल घोटाला पकड़ने जाते हैं, आप कैदियों का जिस तरीके से स्वास्थ्य का परीक्षण रखा जाना चाहिए वो पकड़ने नहीं जाते हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारत की सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार को इस पर कठोरता से ध्यान देना होगा। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि महामारी के ऊपर बिना मतलब की राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो हमारा ये बड़ा स्पष्ट मानना है कि इसका राजनीतिकरण न करके दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई तो हो, लेकिन उससे पहले सारी जेलों में RT-PCR टेस्ट हो। जो लोग हैं, सारी जेलों में जो नियम सम्मत चीजें हैं, महामारी के मुखालिफ जितनी बातें, सब लोगों को मास्क बांटे जाएं, इन सारी चीजों पर ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा उचित होगा। दोषारोपण हम बाद में कर लेंगे और कठोर कार्रवाई जो दोषियों के खिलाफ है वो तो अपेक्षित है ही है। सुरेंद्र भाई, ये HIV के मरीज हैं, कोरोना की तो हम लोग बात करते ही हैं, ये HIV के एक महिला समेत 24 लोग निकले हैं। HIV एड्स HIV के मरीज हैं, तो ये तो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला खुलासा है। मुझे नहीं मालूम था। मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से फिर तो कहता हूं कि इस पर तो कठोरता से और कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए और इसके खिलाफ एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं एक कमेटी बननी चाहिए जिससे कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, और जेल मंत्री जरूर बताएं इस बात को कि आखिर HIV के अंदर कैसे हो गए। सुरेंद्र भाई बने रहिए। सहारनपुर की जेल अधीक्षक अमिता दुबे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी पक्ष जानना बेहतर है। अमिता जी, स्वागत, अभिनंदन और आभार के न्यूज पर आपका। ये पूरा प्रकरण क्या है, इसको जरा समझाइए दर्शकों को हमारे कि ये कैसे इतने सारे लोग HIV संक्रमित हुए और क्या जो बाहर निकलकर जानकारी आई उसमें और मूल जानकारी में अंतर क्या है। अमिता दुबे जी। मुझे लगता है कि अमिता दुबे जी ने फोन काट दिया है और संपर्क टूट गया है।
सुरेंद्र भाई, लगातार ये बातें होती हैं। अभी प्रवक्ता दीपक सोनकर जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी और योगी जी की सरकार में कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता। सुरेंद्र जी से भी संपर्क टूट गया। दीपक सोनकर के पास चलते हैं। दीपक जी, बहुत सारी चीजें आपने भी सुनी होंगी। आरएम श्रीवास्तव साहब भी बड़े जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं और एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अगर सीरीन से भी राकेश यादव ने बताया, बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, कि भाई वहाँ के जो जेल अधीक्षक वो बता रही हैं कि सीरीन से ट्रांसमिशन हो सकता है, तो ये तो और आपराधिक कृत्य है। दीपक जी, तरीके से अभी सब चर्चा में विषय आए और ये सब जब विषय हम लोगों के ध्यान में आए, चाहे वो उसमें HIV लोग जो पॉजिटिव हुए हैं और सारे बंदियों की उनकी जांच भी कराई गई है, और 24 तो हमारे जो 2100 कैदी और है उनका भी ब्लड सैंपल लेकर के जांच कराई गई। और बात रहती है कि जेल में HIV पॉजिटिव पहुंचे कैसे। आप चाहे वो सिरिंज के माध्यम से पहुंचे हैं, चाहे वो सेक्सुअल रिलेशनशिप के माध्यम से पहुंचे हैं, ये एक जांच का विषय है। जांच में जो आएगा, उस जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर निश्चित रूप से, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करी जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाएगी। और निश्चित रूप पर जिस तरीके से ये जो अभियान है, जेल में जिस तरीके से लगातार सतर्कता बढ़ रही है, जागरूकता अभियान जैसे भी एक चर्चा आ रही थी, जागरूकता अभियान जैसे अभियान भी लगातार जेलों में चले जा रहे हैं। कैदियों की सुरक्षा को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए ऐसे चीजों पर भी नेतृत्व करके उन पर काम किया जाए। राकेश यादव जी, दीपक सोनकर कह रहे हैं कि भाई उनकी सरकार काम कर रही है और वो बहुत जागरूकता फैला रही है, कैदियों को सुविधाएं और सुरक्षा भी दे रही है। जबकि भी आजम खां छूटे हैं जेल से 27 महीने बाद, वो कह रहे थे कि उनको एक जैसे फांसी वाली बैरिक में रखा गया था और बड़ी हालत खराब थी, खाने पीने तो छोड़िए, उनका इलाज तक नहीं कराया गया। वो तो बी क्लास कैदी हैं, मतलब बंदी थे, तो बी क्लास एक माननीय सांसद, माननीय विधायक रहे हैं वो। तो ये थोड़ा चीजें अलग होती है। जेल का तंत्र किस तरीके से चलता है राजेश जी? देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो निवर्तमान जो कारागार मंत्री हैं, वो गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय जाप करा करके बंदी जेलों की व्यवस्था के सुधार में लगे हुए हैं। और ये नहीं उनको मालूम है कि जेल के कण कण में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अगर मंत्री जी को कुछ करना है तो वो सबसे पहले जेल के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको कम करने या खत्म करने के लिए सार्थक पहल करें। और जहां तक रही बात बंदियों के HIV पॉजिटिव होने की, तो HIV पॉजिटिव, देखिए HIV पॉजिटिव, फिर मैं वही बात कहूंगा कि जो जेल प्रशासन का मामला है कि जेलों के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज संभव ही नहीं है। जहां तक रही बात HIV पॉजिटिव होने की, तो उसकी जांच कराई गई और जांच में HIV पॉजिटिव फर्स्ट फेज में 13 और सेकंड फेज में 9 बंदी मिले हैं। जो फैक्ट है उसको इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जेल में जो, जहां तक नहीं भ्रष्टाचार की बात, तो जेल के कण कण में भ्रष्टाचार है और जेल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो संभव ना हो। हर चीज जेल में संभव हो सकती है, बशर्ते आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। अगर आपकी जेब में पैसा है तो जेल में आपको हर सुविधा उपलब्ध हो जाती है। और जहां तक रही बात निवर्तमान सरकार कार्रवाई करने की, तो कार्रवाई करने में अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जेल मंत्री खुद जो है प्राइवेट निजी मोबाइल फोन्स लेकर के जेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वहां पे वो जो है लाइव टेलीकास्ट करते हैं फेसबुक पे और पतली दाल होने का आरोप लगा करके जेल सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर देते हैं। इस जेल मंत्री के इस कदम से पूरे विभाग के अफसरों में खासा आक्रोश व्याप्त है कि जहां तक रही जो बंदियों को जो भोजन मुहैया कराया जाता है वो मेडिकेटेड भोजन होता है, उसमें मसाला नहीं होता है, वो महीन पतली दाल। प्रदेश में 72 जेलें हैं, प्रदेश की 72 जेलों में अगर दाल चेक करा ली जाए तो एक ही क्वालिटी की दालें मिलेंगी। अब ये बात अलग बात है कि मंत्री जी को अपना पहला एक कदम उठाना था, उन्हें कुछ ना कुछ करना था, तो उन्होंने जाकर के सीधे तौर पे मतलब जो है। राजेश भाई आपको रोक रहा हूँ। सहारनपुर के CMO जिन्होंने इस जांच
में HIV मरीज डिटेक्ट किए हैं। संजीव मिगलानी साहब जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत आभार वक्त देने के लिए। ये पूरा प्रकरण किस तरीके से जांच हुई और किस तरीके से ये मरीज डिटेक्ट हुए, डॉक्टर साहब जरा ये हमारे दर्शकों को समझाइए। सर ये उत्तर प्रदेश जो कि राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी है उसकी तरफ से ये डिस्ट्रिक्ट जो जेल्स हैं उसमें कैदियों की जांचें होती हैं। एक रूटीन प्रोसेस है। ये एनजीओ है तो यूपी सैक बोलते हैं उसको। यूपी सैक की तरफ से प्रिजन जो इनमेट्स हैं उनकी 100% HIV की जांच के लिए एनजीओ यहाँ सुभिक्षा है। तो उसमें सुभिक्षा जो है वो तीनों जेल देखते हैं, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। तो 15 जून को उन्होंने एक रूटीन कैंप लगाया था 15 से 21 जून तक डिस्ट्रिक्ट जेल में। तो उसमें उन्होंने टीबी के, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, इनकी 2499 कैदियों की जांचें की 4 दिनों के अंदर। तो उसमें रैपिड कार्ड से हम लोग करते हैं तो उसमें 24 कैदी जो थे वो HIV रिएक्टिव पाए गए। उनको फिर कंफर्मेशन किया गया तो कंफर्मेशन में 13 लोग कंफर्म पॉजिटिव पाए गए हैं। ये शाम को मेरी अभी पूरी रिपोर्ट है। तो 13 लोग उसमें पॉजिटिव हैं और 9 जेल में 9 कैदियों का पहले से इलाज चल रहा था। कुल मिलाकर 22 पॉजिटिव केस हो गए हैं। तो जो पहले से इलाज तो चल ही रहा है, जो नए कैदी हैं उनका हमने शुरू प्रोसेस कर दिया है और कल तक या परसों तक हम उनका भी जो ट्रीटमेंट है वो ART सेंटर हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल SBD में है, वहां से हम उनका पूरा ट्रीटमेंट जो है वो हम शुरू करा देंगे। तो टोटल वहाँ इस समय हमारे जो हैं वो 22 कैदी हैं। इनमें से 13 जो नए मिले हैं इनमें से 1 महिला है और 12 पुरुष कैदी हैं। ठीक बात है, डॉक्टर साहब ने बहुत स्थिति साफ कर दी। और कि नहीं, जो नए हैं, जो सुबह से इस बात की चर्चा हो रही है समाचार माध्यमों में कि 24 हैं, वो पुराने मिला के 24 हैं और ये 13 नए मरीज हैं। डॉक्टर साहब आप तो विशेषज्ञ हैं और बहुत कुछ जानते हैं मेडिकल साइंस के बारे में, बल्कि सब कुछ ही जानते हैं। ये जो HIV है ये किन किन परिस्थितियों में ट्रांसमिट होता है? ये एक्चुअली छुआछूत की तो बीमारी नहीं है। ये तो बेसिकली जो ब्लड के हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, लाइक ड्रग अब्यूजर्स हैं, वो सिरिंजेस यूज करते हैं, है ना, एडिक्ट्स जो हैं। और ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी इसका होता है। तो कोई भी बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होते हैं सब में, हालांकि चांसेस सबके परसेंटेज अलग अलग है, पर लेकिन ब्लड प्रोडक्ट से ये डायरेक्ट हो जाता है। तो इसलिए सिरिंजेस वगैरह जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं यूजुअली इनमें बहुत कॉमन है ये। पर जो कैदी मेल भर्ती हैं, मुझे लगता है कि उनकी जो पत्नियां हैं, क्योंकि वो तो अभी आए हैं कहीं से शिफ्ट हुए हैं, तो उनके परिवार की भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जांच कराएं। नहीं, अब मुझे लगता है ये कितने दिनों में ये इसके लक्षण दिखने लगते हैं डॉक्टर साहब? ये तो सर बहुत, इसका विंडो पीरियड बहुत ज्यादा है। बेसिकली जो HIV जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, इसका जो इन्फेक्शन होता है वो ये पॉजिटिव आदमी हो सकता है, बट लेकिन जो डिसीज होती है एड्स जिसको बोलते हैं, जिसको लोग समझते हैं एड्स, वो एक्चुअली सिंड्रोम है बेसिकली। वो तो उसके लक्षण जब होते हैं तब एड्स होती है। तो वो उसका पीरियड तो बहुत लंबा है, करीब 4 महीने से लेकर कई सालों तक है, 10-11 साल तक वो हो भी सकते हैं, लक्षण नहीं भी हो सकते, आदमी पॉजिटिव हो सकता है। तो विंडो पीरियड एक रहता है ये। तो इसलिए एड्स तो नहीं है ये, पर HIV पॉजिटिव तो है 13 लोग, ये कंफर्म है 13 लोग। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन पत्नियों के बारे में कैसे कह सकते हैं हम लोग? ये भी तो संभव है कि जेल में कोई ट्रांसमिशन हुआ हो, चाहे उन्होंने नशे के इंजेक्शन लगाए हो या सेक्सुअल ट्रांसमिशन हुआ हो। हालांकि हमारे एक्सपर्ट यादव जी कह रहे हैं, राजेश यादव, की ये संभव ही नहीं है वहां पर। नहीं सर, ये तो नए कैदी हैं। ये तो जो नए कैदी आए हैं उनमें 13 मिले हैं, बाकी पुराने कैदियों की जांच तो हो गई थी जी। तो कुल मिला के आप लोग जो नए 13 कैदी आए उनकी पत्नियों की भी जांच करवा रहे हैं? मतलब मेरा अपना ऐसा मानना है कि उनमें होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो और उनसे क्या इन्फेक्ट होगा। बाकी तो जो किसी से सिरिंज या ब्लड प्रोडक्ट्स उनको ब्लड चले, तो ऐसा इन्फेक्शन तो है नहीं कि खाने से फैल रहा है या किसी के सांस लेने से फैल रहा है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज तो है नहीं। हाँ ठीक बात। तो इसका मतलब या तो जेल में या कहीं भी, या तो पत्नियों की 3 संभावनाएं डॉक्टर मिगलानी ने बताई कि एक तो पत्नियों से संपर्क में कहीं ऐसी स्थिति हो, या कोई सेक्सुअल ट्रांसमिशन जेल में आने से पहले हो, या जेल के अंदर हो, या सिरिंज का इस्तेमाल करने से हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिगलानी, आपका बहुत धन्यवाद हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। RM श्रीवास्तव साहब, डॉक्टर मिगलानी साहब कह रहे हैं कि भाई पत्नियों की भी जांच कराई जाएगी, और वो कह रहे हैं कि ये जो नशे के इंजेक्शन लेने से भी हो जाता है। तो एक नया एंगल है कि जेलों में क्या नशे के इंजेक्शन
भी निर्बाध रूप से पहुंच रहे हैं। जी हाँ, यह भी, इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जब 13 मामले पकड़ में आए थे तो उसी के साथ ही साथ उसके हफ्ते भर के भीतर ही परिवारों की भी जांच हो जानी चाहिए थी, जो संभवतः हुई नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अगर नशे के उसमें सिरिंज के माध्यम से पहुंच रहे हैं तो नशे का भी कारोबार जेल में हो रहा है, जो कि एक नया कोण है मामले में। इसलिए ये कहा जाना कि साहब बाकी सब चीजें तो हो सकती हैं, अब उसमें नशा भी जुड़ गया, तो इसलिए कार्रवाई तो होनी ही चाहिए वहां जेल प्रशासन के खिलाफ। और कहा जाता है कि कार्रवाई, जांच होगी, कमेटी बनेगी, जांच होगी, कमेटी होगी, एक प्रतिकूल प्रविष्टि देकर छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि आगे भी यही करते रहे। अरे ऐसे लोगों को जब ये मामला पकड़ में आता है तो इनको तो नौकरी से बाहर करना चाहिए। साथ ही जो इस प्रकार के मामले आते हैं उनके बारे में न्यायिक व्यवस्था पर भी हमें ध्यान देना होगा कि हमारे यहाँ पर हमारे जेलों में 30,000 तो सजा याफ्ता कैदी हैं और उससे दुगने, कहीं पे दुगने से 2.5 गुने के बीच में विचाराधीन कैदी हैं। तो उनको एक बार तय हो जाए कि साहब जल्दी जल्दी विचाराधीन कैदियों को उनके मामले का निपटारा हो, और अगर जो सजा याफ्ता होने वो सजा याफ्ता हो जाए, जो छूटने हो छूट जाए, कम से कम जेलों में भीड़ कम हो, जिससे उन पर नियंत्रण आसान हो। यही कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया। एक बड़ी फैसलाकुन बात कही है डॉक्टर मिगलानी ने। कहा कि भाई एक नया एंगल दे दिया उन्होंने कहा कि भाई पत्नियों की भी जांच कराई जाएगी, और ये सिरिंज, नशे की सिरिंज से भी HIV फैलता है। HIV और एड्स में थोड़ा मूलभूत अंतर है, मतलब इसको एक ही ना समझा जाए। लेकिन RM श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं कि भाई एक और कोण आ गया, और जेलों में जो व्यवस्थाएं हैं उन पर जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। खाली प्रतिकूल प्रविष्टि से काम चलने वाला नहीं है। और जो जेल एक्सपर्ट हमारे यादव जी, राजेश यादव, उन्होंने इस बात को कहा कि भाई कण कण में और जेल के अणु अणु में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जो जेल मंत्री जी हैं वो गायत्री मंत्र बजवा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इससे क्या जेलों का भ्रष्टाचार रोकेगा? अच्छी बात है कि भाई एक चारित्रिक विकास, या ये जो आपके अंदर कानों में गायत्री मंत्र जाएगा तो एक मानस पटल बदलेगा, लेकिन जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो कैसे बदलेगा? ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल के साथ आपको छोड़ेंगे। अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो बचपन में हम लोग गांवों में देखा करते थे। आषाढ़ पूरा बीत गया, आज आषाढ़ी भी निकल गई, बारिश नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। और हम लोग जब बचपन में गांवों में रहा करते थे, जब बारिश नहीं होती थी तो लोग आते थे, 2-4 बाल्टी पानी हम लोग दरवाजे डालते थे और उसमें लौटते थे वो कीचड़ में। फिर उन्हें कुछ खाने पीने को दिया जाता था, चले जाते थे, ईश्वर से प्रार्थना करते थे, हे ईश्वर पानी दे, बरदानी दे। इसी तरीके का एक दृश्य उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में देखने को मिला। जब बारिश ना होने से वहाँ का जो जनजीवन है वो बहुत प्रभावित हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश में ही बारिश अभी पूरे आषाढ़ माह में नहीं हुई। इससे भारी गर्मी, तमाम तरीके की समस्याएं और फसलों और तमाम चीज़ों को लेकर भी संकट उत्पन्न हो गया है। धान रोपने का वक्त है लेकिन पानी नहीं है खेतों में। इंद्र भगवान नाराज हैं, तो इंद्र भगवान को नाराज करने के लिए वहाँ के विधायक जी को ही गांव वालों ने कीचड़ में नहला दिया। विधायक जी पानी मांग रहे हैं, इनका नाम है जयमंगल कनौजिया, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। जब कभी बच्चे लौटते थे और कीचड़ में और कहते थे पानी दे वरदानी दे, यहाँ विधायक जी यही बात कर रहे हैं, पानी दे वरदानी दे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलिए
इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। समर कूलर